नमस्कार साथियों, 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक लेने जा रहे हैं कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कथन से रिलेटेड 3 प्रकार के टॉपिक है आपके कोर्स में। आप देखते होंगे कथन, यानी कथन को वक्तव्य भी कहा जाता है। अब देखिए, कथन के साथ एक तो होता है कथन एवं पूर्व अवधारणाएं। कथन एवं पूर्व अवधारणाएं, या हो सकता है आप किसी गाइड के अंदर ये देखो पूर्व अनुमान लिखा हुआ होता है। कथन एवं पूर्व अनुमान या कथन एवं निष्कर्ष। और तीसरे प्रकार का टॉपिक रहता है कथन एवं तर्क। कथन एवं तर्क, जो कि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कथन एवं तर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इधर उधर जब भी स्टूडेंट से मिलते होंगे, जितने भी स्टूडेंट से मिलते होंगे, आप ये पाते होंगे बाकी सब तो रीजनिंग का पार्ट हम कर लेते हैं, लेकिन यहां दिक्कत हो जाती है लॉजिकल रीजनिंग में। यानी कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं पूर्व अवधारणाएं या न्याय निगम, ये ऐसे टॉपिक है जो दिक्कत खड़ी कर सकते। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत ही सिंपल है कथन एवं तर्क, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, कुछ चीजें ध्यान रखनी है ताकि आप इसको सही कर सको। अब देखिए, अपन शुरू करते हैं कथन एवं तर्क। अब देखिए, कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी इसके अंदर आपको क्या होगा, एक कथन दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद 2 तर्क आपको दिए जाएंगे। एक स्टेटमेंट, एक कथन और उसके बाद 2 तर्क। ये पहला तर्क और ये दूसरा तर्क। आपको पूछा ये जाएगा कि इन दोनों में से ये तर्क मजबूत है, ठोस है, या ये तर्क मजबूत है या ठोस है, या ये सकते ये दोनों तर्क मजबूत है, या कथन के अंदर अंतर्निहित है, या ये कह सकते हैं ये दोनों के दोनों तर्क क्या है, अमान्य है, या कथन के अंदर अंतर्निहित नहीं है। अब देखिए, यहां पर आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि जैसे एक कोई वक्ता है, या आपने एक वक्ता बना दिया, ये एक कोई बात कह रहा है और ये 2 श्रोता है, एक और ये 2, ये श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वाले, ये श्रोता फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए, ध्यान से देखना, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। वक्ता, ये एक श्रोता, ये दूसरा श्रोता। अब इस वक्ता ने एक अपनी बात इनको सुनाई, उसने कहा, उसने इस फर्स्ट श्रोता, जो पहला श्रोता है, इसको सुनाया। उसने क्या कहा कि देख भाई, मेरे क्या है कि एक्सीडेंट हो गया, मेरे एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर की हड्डी टूट गई। ये इस प्रकार की बात इसको कह रहा है। अब इसने वापस तर्क क्या दिया कि तुझे इस हॉस्पिटल न जाकर फलाने हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि वहां ये डॉक्टर है, उनके पास ये डिग्री है। ऐसा तर्क दिया क्योंकि पहले थे। अब ये दूसरा श्रोता, इसने वक्ता की बात सुनी नहीं, और वो क्या कह रहा है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई एक विद्यार्थी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, इन दोनों ने अपना अपना एक एक तर्क दिया। अब ये तर्क तो इसके वक्तव्य से रिलेटेड था, लेकिन इसने बात तो सही कह रही, ये गलत नहीं कह रहा, ये सही कह रहा है, पढ़ना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये इससे रिलेटेड है क्या, तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं हुआ। यानी वो बात तो सही कह रहा, लेकिन मजबूत तर्क, यानी इससे रिलेटेड नहीं है। तो कौन सा, केवल पहला तर्क, जो पहला श्रोता है वो जो तर्क दे रहा है, उसको अपन मजबूत मानेंगे। और देखिए, इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब देखिए, इस कथन एवं तर्क के अंदर आपके जो तर्क होंगे
आपको तर्क के ऊपर देखना है कि तर्क किस किस प्रकार का होना चाहिए। पहली बात, केवल हाँ और ना में उत्तर नहीं होना चाहिए, केवल हाँ और ना में उत्तर नहीं होना चाहिए। कैसे? उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि जैसे आपको किसी ने पूछा मैं आपके थप्पड़ मार दूं, आप बोलोगे हाँ, क्या बोलोगे? ना। तो केवल इतना ये तर्क नहीं, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, इसका उत्तर आना चाहिए, इसकी व्याख्या होनी चाहिए साथ में। वो तर्क कहलाता है, मजबूत तर्क कहलाता है। हाँ और ना में, केवल हाँ और ना में तर्क दिया हुआ तर्क गलत साबित होगा, अमान्य होगा, कथन से अंतर्निहित नहीं माना जाएगा। ये एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी। दूसरी बात क्या? हाँ और ना के साथ, हाँ और ना के साथ साधारण वाक्य, बहुत ही साधारण वाक्य नहीं बोला गया हो। यानी बहुत ही साधारण वाक्य कैसे? जैसे आपने इसको कह दिया कि मैं आपके एक थप्पड़ मार दूं, तो उसने कहा हाँ मार दीजिए, एक ही थप्पड़ तो मारोगे। अब देखिए, तो अब उसने हाँ भी बोल दिया, उसके बाद उसने व्याख्या भी कर दी, लेकिन उस व्याख्या का कोई मतलब है क्या? वो कह रहा है मार दीजिए, कुछ उससे लाभ और हानि होनी चाहिए। यानी ध्यान दीजिए, तीसरी बात, उस तर्क से या स्पष्ट लाभ या हानि जो स्पष्ट तौर पे दिखे, ये होना चाहिए। या तो लाभ हो रहा हो या हानि हो रही, जो भी हो रहा हो वो स्पष्ट दिखना चाहिए। और चौथी बात क्या ध्यान रखनी? प्रश्न नहीं पूछना है, प्रश्न नहीं पूछना है। यानी तर्क के अंदर प्रश्न कभी भी वापस नहीं पूछना। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के ने लड़की को कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब लड़की ने जवाब दिया हाँ, क्यों नहीं। अब उसने हाँ भी बोल दिया और पीछे व्याख्या भी दे दी, लेकिन उसने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, और पीछे प्रश्नवाचक, यानी उसने वापस प्रश्न पूछ लिया। तो इस प्रकार से प्रश्न तर्क के अंदर नहीं पूछा जाता। और पांचवी चीज क्या ध्यान देनी है, वो देखिए, किसी का एग्जाम्पल नहीं देना, किसी का उदाहरण नहीं देना है। यानी जैसे आपको किसी ने कह दिया, आपके पापा जी ने आपको कह दिया कि अपने एक कार लेनी है, आपके पापा जी ने आपको कहा अपने एक कार लेनी है, तो आपने क्या जवाब दिया? हाँ कार ले लीजिए, क्योंकि जितेंद्र के पास भी कार है। अब ये कोई तर्क नहीं हुआ, क्योंकि आपने क्या कहा? हाँ ले लीजिए, यहां तक ठीक है। उसके बाद आपने व्याख्या भी दी, लेकिन व्याख्या में किसका उदाहरण दे रहे हो? किसका? जितेंद्र का, जो कि उदाहरण यहां पर मजबूत तर्क को नहीं दिखाएगा। तो ये चीजें कुछ है जिसको आप अच्छे से ध्यान दोगे तो कथन एवं तर्क का कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। अब देखिए, अपन एक एक करके सवाल चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। आपको समझ में ये चीजें आ गई होगी तो आपके किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए, कथन कहा गया है, क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर सौंप देना चाहिए? क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर सौंप देना चाहिए? ये आपको एक वक्तव्य कथन कहा गया। अब पहला तर्क देखिए, ये आपको तर्क कहा गया नहीं। ये देखिए, एक नहीं में आंसर, एक हाँ में आंसर, ठीक है। उसके बाद व्याख्या भी दोनों में दे रखी है, ये भी ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं। नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है। अब देखिए, वो कह रहा है नहीं देना चाहिए, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है तथा भारत इससे बहुत अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। बिल्कुल सही बात है, मजबूत तर्क है, ठोस तर्क है। दूसरे, हाँ यह संघर्ष को रोकने में मदद करेगा।
अब देखिए वो कह रहा है हाँ, उसके बाद व्याख्या भी कर रहा है यह संघर्ष को रोकने में मदद करेगा। चलो आपकी बात मान लेते हैं, हमने जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, अब इसकी क्या गारंटी आप लोगे कि कल वो बाड़मेर जैसलमेर नहीं मांग ले? तो ये मजबूत तर्क नहीं हुआ कि यह संघर्ष को रोकने में मदद करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल प्रथम तर्क जो है वह न्याय संगत है, या कह सकते हैं कथन के अंदर अंतर्निहित है, या ये कह सकते हैं प्रथम जो तर्क है वो मजबूत है। फिर चलते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल, कथन, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए? ये आपको कथन कहा गया। अब तर्क देखिए, पहले में हाँ और दूसरे में ना, और उसके बाद दोनों तर्क में व्याख्या भी है। ठीक है, अब पहला तर्क चेक करिए, यह कार्य में दक्षता और सटीकता लाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है कि हाँ, संभावित क्षेत्र जो भी भारत में है उसमें कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए। क्यों? अब उसमें व्याख्या भी दे रहा है कि कार्य में दक्षता आएगी, बिल्कुल आएगी, और सटीकता भी होगी, बिल्कुल होगी। तो यह एक मजबूत तर्क है। दूसरा तर्क देखिए, नहीं, यह ऐसे मानव संसाधनों के लिए एक अन्याय होगा जो वर्तमान में चिन्हित है। अब उसने कह तो दिया अन्याय होगा, कैसे होगा ये नहीं बताया, कोई फिक्स मजबूत तर्क उसने नहीं दिया। तो यहां पर क्या होगा, केवल पहला निष्कर्ष जो है वह मान्य होगा। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल, ये रहा स्क्रीन पर देखिए। तीसरा सवाल है, कथन कह रहा है क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए? अब देखिए, वर्तमान में भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी जो वर्तमान में स्थिति है वह ठीक है, या ये इसके अंडर में काम करे। ठीक है, ये आपको एक कथन कहा गया, क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए, जो कि वर्तमान में भारत में स्थिति है, दोनों आपस में स्वतंत्र है। अब आ जाइए तर्क पर। पहला तर्क हाँ के साथ, दूसरा नहीं के साथ, दोनों में व्याख्या भी की हुई है। पहले तर्क के अंदर व्याख्या क्या दी हुई है, यह कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य में अंकुश लगाने में मदद करेगा। यानी अगर ऐसा होता है तो कार्यपालिका अगर कोई गलत कदम उठा ले तो न्यायपालिका उसको दंडित कर सकता है, यानी उसको अंकुश लगा सकता है गैर कानूनी कार्य पर। तो बिल्कुल सही मजबूत तर्क दे रहा है वो। और दूसरा तर्क क्या है, नहीं, इससे कार्यपालिका कठोर निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेगी। भाई क्यों नहीं रहेगी? भाई कार्यपालिका इससे कठोर निर्णय लेने में सक्षम क्यों नहीं रहेगी? वो निर्णय ले सकती, अगर निर्णय सही है तो न्यायपालिका उसको दंडित थोड़ी ना करेगी, तो वह कठोर निर्णय ले सकती है। तो ये दूसरा तर्क क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, यानी मजबूत तर्क नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि कार्यपालिका कठोर निर्णय नहीं ले सकेगी, सक्षम नहीं होगी। कैसे भाई, कैसे नहीं होगी? क्योंकि अगर वह निर्णय सही है तो न्यायपालिका उसको दंडित थोड़ी ना करेगी। दंडित कब करेगी? जब वो गैर कानूनी कार्य करेगी। अगर गलत कार्य है तो फिर उसको रोकेगी, सही कार्य चाहे कठोर निर्णय हो न्यायपालिका उसको नहीं रोकेगी। तो यहां पर भी पहला तर्क मजबूत है और दूसरा तर्क अमान्य। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल, कथन है क्या आयकर को भारत में बंद कर देना चाहिए? आयकर, इनकम टैक्स, यानी भारत में जो इनकम टैक्स लगता है, भारत में जो इनकम टैक्स लगता है, क्या उसको बंद कर देना चाहिए? ये आपको कथन कहा गया। अब देखिए तर्क, पहला तर्क, हाँ बंद कर देना चाहिए।
यह वेतन कमाने वालों पर अतिरिक्त दबाव है। हाँ ठीक है, कुछ किसी किसी को लगता होगा अतिरिक्त दबाव है, लेकिन इस आपको पता होगा इस आयकर से ही भारत का राजस्व बढ़ता है और उस राजस्व से ही भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजस्व की जरूरत पड़ेगी और राजस्व बढ़ाने के लिए आयकर चाहिए, यानी गवर्नमेंट की इनकम भी तो यही है और ये जरूरी है। वेतन कमाने पर अतिरिक्त दबाव, क्या अतिरिक्त दबाव पड़ेगा? आप 5-7 लाख तक, अब जैसे 5 लाख तक छूट है, तो वैसे हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा सा छूट ज्यादा कर दें, लेकिन आयकर होगी। अब जैसे ज्यादा कमा रहे हैं उन पर ज्यादा लगेगा और जो कम कमा रहे हैं उन पर आयकर कम लगेगा। तो ये एक्स्ट्रा दबाव नहीं है, ये एक प्रकार से उनकी ड्यूटी कह सकते हैं, ये उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा रहा। अब देखिए, तो ये तर्क जो है ये मजबूत नहीं है। दूसरा देखिए, नहीं यह राजस्व प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका, बिल्कुल सही बात है। यह भारत के लिए राजस्व इकट्ठा करने का जो तरीका है वो बहुत ही एक अच्छा तरीका है। क्या? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से भारत को राजस्व प्राप्त होता, बिल्कुल सही बात है और मजबूत तर्क है। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। पांचवा सवाल, क्या गर्भ में लिंग परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए? ये आपको कथन कहा गया और उसके अंदर तर्क देखिए। पहला तर्क, हाँ इसमें महिला शिशु की मृत्यु दर कम होगी, बिल्कुल सही बात। महिला शिशु यानी आपने देखा होगा, अभी तो इतना वर्तमान में नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में कई कई गांवों के अंदर ऐसा होता था कि लड़की जन्मते ही मार देते थे या फिर लिंग परीक्षण करवाते थे और पता चले लड़की है तो उसको वहीं उस बच्चे को गिरा देते थे। तो इसका मतलब महिला शिशु मृत्यु दर में कमी होगी, बिल्कुल सही कह रहा है वो। यानी आपको अगर पता लग जाए पेट में जन्म से पहले लड़की है या लड़का है, तो किसी को लड़का चाहिए और लड़की होगी तो फिर वो उसको जन्म लेने ही नहीं देंगे, उसकी पहले ही पेट के अंदर मृत्यु कर देंगे। तो इस प्रकार लिंग परीक्षण नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है कि यहाँ इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि महिला शिशु मृत्यु दर में कमी होगी, बिल्कुल सही बात है। और सामाजिक संतुलन बना रहेगा, जी हाँ बिल्कुल सामाजिक संतुलन बनेगा अगर अपन, नहीं तो फिर क्या होगा अगर ऐसा बंद नहीं करेंगे तो सभी लिंग निरीक्षण, ये लिंग परीक्षण करवा के और केवल लड़के उत्पन्न करेंगे और लड़कियों को पैदा ही नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? सामाजिक संतुलन बना रहेगा क्या? जी नहीं। तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा तर्क है और मजबूत तर्क है, यानी महिला शिशु दर की मृत्यु दर में बिल्कुल कमी आएगी और इससे क्या हो जाएगा? सामाजिक संतुलन बनाने में एक मदद मिलेगी। दूसरा तर्क देखिए, नहीं व्यक्ति को अपने अजन्मे बच्चे, यानी अभी तक वो जन्मा नहीं है, अजन्मा जो बच्चा है उसके बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है। भाई क्या करोगे जानकर? भाई पूर्ण अधिकार, अगर आपका बच्चा जन्मा है तो उसके बाद आपका अधिकार है उसके बारे में जानने का, उसका लालन पोषण का। अब बच्चा जन्मा ही नहीं है, हाँ आपको क्या करना? वो लड़का है या लड़की है, इससे क्या मतलब? आप उसकी जो खाने पीने की है शिशु के माँ की, उसकी आप देखभाल कर सकते हो, लेकिन आपको ये क्या करना है कि अजन्मा बच्चा लड़का है या लड़की, उससे आप क्या करोगे? तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं है, केवल पहला तर्क मजबूत है, ठोस है और कथन के अंदर अंतर नहीं थे। फिर चलते हैं अगले सवाल पे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ पढ़िए इसको एक बार, आप खुद ट्राई करिए, देखता हूं कितनों के आंसर सही आता है। कथन है, क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? देखिए उसने कहा क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, उसने ये नहीं कहा क्या छात्रों को राजनीति में अवश्य भाग लेना चाहिए, ये नहीं कह रहा वो कह रहा है क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। अब दो तर्क है, इन दोनों तर्क को आप पढ़िए, देखता हूं आपका आंसर क्या आता है, फिर मैं बता देता हूं। पहला तर्क वो कह रहा है हाँ लेना चाहिए, उसमें नेतृत्व के गुण को विकसित करने में मदद मिलेगा। बिल्कुल, लीडरशिप, नेतृत्व का जो गुण है वो राजनीति में अगर भाग लेगा, कुछ बोलेगा, जैसे अपने कॉलेज में इलेक्शन वगैरह होते
तो ये यूं नहीं कह रहा सीधा एमएलए के चुनाव लड़ो सारे स्टूडेंट जाके, ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि राजनीति में भाग लेना चाहिए, यानी आप कॉलेज स्तर पर राजनीति करते हो सकता है उसका बोले तो नेतृत्व का, बिल्कुल वो अगर राजनीति में आएगा तो एक लीडरशिप का जो उसके गुण है उसको विकसित करने में मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। वो सही कह रहा है और कथन भी मजबूत है। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, नहीं उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ये बात भी सही है, पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपना व्यवसाय सुनिश्चित करना चाहिए, यानी अपना व्यवसाय सुनिश्चित करना चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज बताई थी क्या, कि उस श्रोता ने जो कहा था, दो श्रोता थे, पहले वाले ने क्या कहा, तुझे उस फलाना हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वो उससे रिलेटेड था कथन से। लेकिन दूसरी बात उसने क्या कही थी, उसने कहा था तुझे पढ़ाई करनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो बात तो सही कह रहा था लेकिन वो कथन से रिलेटेड नहीं थी, इसीलिए ये तर्क इतना मजबूत नहीं माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, केवल पहला तर्क मजबूत है, मान्य है। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ ये रहा स्क्रीन पे, आप कथन पढ़िए और कथन पढ़ के इसका आंसर खोजने की ट्राई कीजिए। कथन देखिए, क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में, यानी जितने भी प्राथमिक प्राइमरी स्कूल्स है उसमें अंग्रेजी भाषा को काट दो, अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए, को अनिवार्य होना चाहिए। अब देखिए कथन को ध्यान से पढ़ना, क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में, यानी जितने भी प्राथमिक स्कूल पूरे देश में, भारत देश में जितने भी चल रहे हैं, उन सभी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए, ये उसने कथन कहा। अब देखिए तर्क, पहला तर्क है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए योग्यता प्राप्त शिक्षक नहीं है। हाँ अपन ये कह सकते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मजबूत तर्क तो होना चाहिए। उसने तर्क क्या दिया, देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए योग्यता प्राप्त शिक्षक नहीं है। अरे भाई तुझे क्या पता नहीं है, ये कोई मजबूत तर्क हुआ क्या? तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं है। खूब बैठे हैं, योग्यता प्राप्त इंग्लिश के टीचर खूब मिल जाएंगे, तो बिना जानकारी के ये तर्क दे रहा है, तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं। दूसरा देखिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, छोटे बच्चों को इतनी कम उम्र में विदेशी भाषा, या विदेशी भाषा कर दो, विदेशी भाषा पढ़ाने का भार नहीं डालना चाहिए। वो कह रहा है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को विदेशी भाषा, यानी इंग्लिश जो है वो विदेशी भाषा है, इंग्लिश पढ़ाने का भार नहीं डालना चाहिए। क्या हो जाएगा, अमेरिका में छोटे बच्चे, ठीक है, वो बच्चे ही है ना, ऐसा तो है नहीं वो जन्मते ही बड़े हो जाएंगे, वो भी तो सीखते हैं ना इंग्लिश। तो बच्चा जो होता है वो एक भगवान का रूप होता है, उसको आप किसी जैसा आप डालोगे वैसा बनता जाएगा। तो आप अगर उसको शुरू से ही इंग्लिश सिखाओगे तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बर्डन आएगा, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से सीख जाएगा। तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं हुआ कि इतनी कम उम्र में विदेशी भाषा पढ़ाने का भार नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हिंदी भी तो वो पहली बार ही सीख रहा है जैसे वो इंग्लिश सीख रहा है। तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं हुआ। तो अपन क्या कहेंगे, दोनों के दोनों तर्क असंगत है, अमान्य है। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपके 8वां। कथन, क्या सभी थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट 10 वर्षों की अवधि में बंद कर देने चाहिए? यानी थर्मल पावर प्लांट जितने भी है, थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जितने भी चल रहे, वो 10 साल की अवधि के अंदर अंदर क्या बंद कर देने चाहिए? ये उसने कथन में कहा। अब देखिए तर्क, पहला तर्क वो क्या दे रहा है, हाँ बंद कर देने चाहिए। क्यों भाई,
ये थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वातावरण को प्रदूषित करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जो है उनसे वातावरण तो प्रदूषित होता है, बिल्कुल सही बात उसकी। फिर क्या कह रहा है, अतः धीरे धीरे बंद कर देने चाहिए। बिल्कुल मजबूत तर्क दे रहा है वो। फिर दूसरी बात, नहीं, क्या कह रहा है, नहीं, भारत के पास ऐसे अन्य साधन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, जो आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सके। आप देखते होंगे गांव में अभी भी बिजली की बहुत कमी है, यानी भारत में बिजली की अभी भी कमी है। हो सकता है शहरों के अंदर बिजली 24 घंटे मिलती हो, आप देखोगे कई कई गांवों के अंदर 4-4, 5-5 घंटे लगातार कटौती रहती है। तो इसका मतलब क्या, बिजली की क्या है, बिजली की कमी है। तो बिजली की कमी को पूरा कर सके भारत के पास ऐसे अन्य साधन नहीं, साधन तो है लेकिन पर्याप्त साधन नहीं है। तो अतः इसे भविष्य में इसी प्रकार चालू रखना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि इसका कोई और दूसरा उपाय ढूंढ ले अपन, तो उसके बाद में बंद करें, वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में जो कथन है इसके अकॉर्डिंग ये तर्क दे रहा है, ये जो तर्क है ये बहुत ही मजबूत तर्क है और सही है। पहला क्या था, हाँ, ये थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वातावरण को प्रदूषित करते, बिल्कुल करते, सही कह रहा है। फिर अतः धीरे धीरे बंद कर देने चाहिए, ये भी सही बात है उसकी। फिर नहीं, भारत के पास ऐसे अन्य साधन नहीं है, यानी ऐसे थर्मल पावर प्लांट जैसे है वैसे अन्य साधन इसके बराबर नहीं है। हाँ है, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह, लेकिन उससे इतनी, वो सस्ती भी है लेकिन उससे इतनी बिजली अभी तक अपन उत्पन्न नहीं कर पा रहे जितनी इनसे हो रही है। तो ऐसे अन्य साधन नहीं है जो आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सके। इसे भविष्य में भी इसी प्रकार चालू रखना चाहिए। तो ये तर्क भी मजबूत है। तो दोनों के दोनों तर्क क्या है, मजबूत है। तो आपके ऑप्शन जो रहा होगा उसमें ये होगा तर्क फर्स्ट व तर्क 1 व 2 दोनों क्या है, मजबूत तर्क है। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, कथन, क्या स्कूल अध्यापकों को जनगणना कार्य को, एक मिनट, क्या स्कूल अध्यापकों को जनगणना कार्य में, या मैं कर दो, जनगणना कार्य में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए? यानी जो जनगणना होती है उसके अंदर अध्यापकों की ड्यूटी लगाना जरूरी है, ये आपको पूछ रहा है। फिर 2 तर्क दिए गए। पहले वाला तर्क क्या दे रहा है, नहीं, यह शिक्षण। अब देखिए यहां पर खुद के विचार प्रकट मत करना कि वो तर्क हाँ ठीक कह रहा है यार, अध्यापक को तो ऐसा नहीं लगाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। खुद का वहां पर खुद के भाव प्रकट मत करना, आप ओवरऑल क्या सही है ये तर्क आप ढूंढने की कोशिश करना। तो पहला क्या है तर्क, नहीं, यह शिक्षण की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। यानी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, शिक्षकों को जनगणना कार्य में नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मान लेते, नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे, हमने कारण पूछा, तो वो क्या कह रहा है, यह शिक्षण की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता। यानी शिक्षण मतलब पढ़ाने की गुणवत्ता, उसको प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अब क्या हो जाएगा, अगर शिक्षक ने एक जनगणना करवा दी तो पढ़ाना भूल जाएगा क्या? उसकी जो शिक्षण की गुणवत्ता है उस पर क्या इसका इफेक्ट बढ़ेगा? कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो यह तर्क तो गलत हो गया, मजबूत तर्क नहीं है। दूसरा क्या, हाँ, अध्यापक इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है। अरे भाई किसने कह दिया? आपको कैसे पता अध्यापक इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है? उसने ट्रेनिंग के अंदर वोट कराए थे क्या? आपको कैसे लगा कि ये अध्यापक सबसे उपयुक्त है, बाकी वाले क्यों नहीं? तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं है। तो दोनों के दोनों तर्क क्या है, गलत है। मतलब दोनों के दोनों तर्क मजबूत ठोस तर्क नहीं है। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। आपको अब समझ में आ रहे होंगे, हर एक सवाल आपसे हो रहा होगा। और अगर
आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाए तो वापस आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए अगला सवाल, मक्खी आकर बैठ जाती है तो फिर स्क्रीन काम नहीं करती। देखिए 10वां सवाल, कथन आपको कहा गया है क्या स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातक ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह, ये क्या स्नातक पाठ्यक्रम बैठकर मैं कर दूं, स्नातक पाठ्यक्रम में बैठकर दी जाने वाली लिखित परीक्षाओं के स्थान पर सिर्फ असाइनमेंट द्वारा ही छात्रों का परीक्षण किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ डिस्टेंस कोर्स होते हैं जिसमें असाइनमेंट यानी गृह कार्य, आपको असाइनमेंट दे दिया जाए और वहां से आप उसको तैयार करके जमा करवाते हो। अब वो कह रहा है कि स्नातक पाठ्यक्रम जितना भी जो रेगुलर पाठ्यक्रम है उसके अंदर ऐसा कर दे कि एग्जाम ले ही नहीं, जो रिटर्न एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, वो ले ही नहीं, उस लिखित परीक्षा के स्थान पर आपको पेपर घर पर ही दे दे कि इनके कॉपी के अंदर आप आंसर लिख के नोटबुक के अंदर और वो वापस आप फाइल जमा करा दीजिए, आपका एग्जाम भी इसी प्रकार लिया जाए। तो ये यूं कह रहा है क्या स्नातक पाठ्यक्रम में बैठकर दी जाने वाली लिखित परीक्षा जितनी भी होती है के स्थान पर सिर्फ असाइनमेंट यानी पेपर बना के आपको घर पे दे दे और वहां से आप आंसर लिख के और वो फाइल वापस वहां जमा कराओ, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? ये उसने कथन में कहा। अब तर्क देखिए, आपके तर्क क्या है। पहला कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसका व्याख्या सुनिए। वो कह रहा है प्रत्येक छात्र की क्षमता का स्तर असाइनमेंट से पहचान पाना कठिन होगा, यानी असाइनमेंट से प्रत्येक स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है और उसका जो मानसिक क्षमता है उसको अपन पहचान नहीं पा सकते, उसको पहचानने में बहुत कठिनाई होगी। फिर आगे क्या कह रहा है, यह दूसरे की मदद से भी तैयार हो सकता है। आपको हंसी आ रही होगी क्योंकि ये काम तो सबने किया होगा, कभी न कभी असाइनमेंट तो जमा करवाए होंगे और 90% केस में क्या देखते हो, असाइनमेंट तो कोई और करता है, जिसका पेपर होता है वो खुद नहीं करता। अपन ये नेगेटिव बातें नहीं मानेंगे, लेकिन अब असाइनमेंट के तौर पे आप तो उसकी क्षमता का तो स्तर पहचान पाना कठिन होगा। हर एक विद्यार्थी का जो कैपेसिटी है उसको पहचान पाना कठिन होगा। क्या पता वो किसी दूसरे से तैयार करवाता हो, अभी तो ज्यादातर यही करवाते, लेकिन अपन ये स्पष्ट इस तरफ के अंदर दिया गया है कि दूसरे की मदद से भी तो वो करवा सकता है। वो कोई वहां पास आके थोड़ी बैठेंगे, घर पर वो किसी को भी बोल सकता है, किसी दूसरे से असाइनमेंट तैयार करवा सकता है। इसीलिए उसके जो क्षमता है उसको पहचान पाना यहाँ पर कठिन है। बिल्कुल मजबूत तर्क दिया है इसने। फिर दूसरे तर्क पे चलते हैं। हाँ, इससे परीक्षण की सीमाओं का विस्तार होगा। अरे भाई, असाइनमेंट आप घर पे करने के लिए दे रहे हो तो इससे आपने क्या परीक्षण किया? परीक्षण करने में विस्तार होगा। कैसा विस्तार होगा? जिसमें एक परीक्षा के स्थान पर पूरे पाठ्यक्रम की लगातार प्रक्रिया होगी। अरे भाई, ऐसा कराने से होगा क्या? वो कह रहा है कि लगातार असाइनमेंट देते रहो, परीक्षा लो ही मत, और वो लगातार हो सकता है किसी और से तैयार करवाता रहा। ये सही तर्क दे रहा है क्या? जी नहीं। आप तो ये मानिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो और आपको उस हिसाब से ये फैसला करना। ऐसा नहीं कि अपने तो सही है, किसी दूसरे से तैयार करवा देंगे, परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं सोचना। खुद के विचार, निजी विचार यहाँ अलाउ नहीं है। आपको क्या सोचना है? ओवरऑल सबके लिए जो सही हो, आपको केवल वो सोचना है। तो ये तर्क इतना मजबूत नहीं है, केवल पहला तर्क ठोस है, मजबूत है। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, कथन कह रहा है क्या भारत के सभी राज्यों में विद्यालय स्तर पर हिंदी भाषा अनिवार्य बना दी जानी चाहिए? यानी जितने भी स्कूल है उन सब में क्या कर दे, हिंदी भाषा अनिवार्य कर दे कि आपको हिंदी भाषा पढ़नी ही है अनिवार्य रूप से। तो देखिए तर्क क्या कह रहा है। पहला तर्क, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों भाई?
क्यों नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को कोई भी भाषा सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहा। कई ऐसे राज्य जहां उनको हिंदी की जरूरत ही नहीं, वहां हिंदी उनकी काम भी नहीं आएगी। जितने ऑफिस वर्क वगैरह जितने भी होते हैं या आस पड़ोस में बोलते हैं, वहां वो या तो अपने जो वहां की स्थानीय भाषा उसका उपयोग करते हैं या इंग्लिश का उपयोग करते हैं। ऐसे कई राज्य, तो उनको हिंदी वहां पढ़ाने से मतलब क्या? उनको जबरदस्ती उस भाषा सिखाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहा है वो। तो उसका भी कुछ स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अपन उसको बाध्य नहीं कर सकते। उसके आगे कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर अनिवार्य करे क्यों? ठीक है, मजबूत तर्क है। दूसरा क्या कह रहा? हाँ, अनिवार्य करनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों करनी चाहिए? यह राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए सभी को इसे सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है। राष्ट्रीय भाषा है तो सभी राज्यों के लिए राष्ट्रीय भाषा है, इसीलिए सभी को इसे सीखना चाहिए। ये भी सही कह रहा है वो, मजबूत तर्क है। भाई राष्ट्रीय भाषा है इसलिए उसको अनिवार्य कर देना चाहिए, ये उसका तर्क सही है। जबकि ऊपर वाला क्या तर्क दे रहा है कि नहीं, विद्यार्थियों को कोई भी भाषा सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे वर्तमान में स्थिति है भारत के अंदर, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये जो ऊपर वाला तर्क है ये भी मजबूत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे राज्य जहां ऑफिस वर्क वगैरह पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है, तो वहां हिंदी का उनके उपयोग ही नहीं है, तो अपन उनको बाध्य क्यों करें कि भाई आप हिंदी सीखिए। तो यह एक विवादास्पद मामला है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहोगे? तर्क तो दोनों सही है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक होगा। तो ये दोनों विरोधाभास वाले एक दूसरे के। तो अपन क्या कह सकते हैं? या तो तर्क पहला सही है या तर्क दूसरा सही है, यानी या तो इधर और वाली कंडीशन आ गई। इधर और वाली जो कंडीशन है वो यहां बन जाती है। क्या? या तो ये तर्क सही है या ये तर्क सही है। कैसे? तर्क ये भी गलत नहीं है। वर्तमान स्थिति भारत की देखे तो उसने कहा नहीं, विद्यार्थियों को कोई भी भाषा सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे। अब बाध्य नहीं कह सकते क्योंकि कई ऑफिस वर्क में उनके यूज ही नहीं होती हिंदी, कभी यूज नहीं होती, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। सही कह रहा है। दूसरा, यह राष्ट्रीय भाषा है। अब राष्ट्रीय भाषा है तो सभी राज्यों के लिए लागू होगी, तो ये भी सही कह रहा है कि इसे सीखना चाहिए। ये भी मजबूत तर्क है। तो यहाँ पर ये विवादास्पद एक दूसरे के मध्य विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? या तो पहला तर्क या दूसरा तर्क मजबूत है, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक होगा। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। 12वां सवाल। कथन क्या कह रहा है? सभी क्षेत्रों में महिलाओं को नौकरी का समान अवसर देना चाहिए। यानी महिलाओं को, अब ये किसके समान कह रहा है? पुरुषों के समान। इतना तो आप समझदार हो। क्या सभी क्षेत्रों में महिलाओं को नौकरी का पुरुषों के समान अवसर देना चाहिए या समान अवसर देना चाहिए? इसका मतलब पुरुषों के समान वह कह रहा है। अब तर्क देखिए। हाँ, उनमें बराबर का सामर्थ्य, यानी आप भेदभाव नहीं कर सकते। भारत का संविधान भी यही कहता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, उनमें भी बराबर का सामर्थ्य है। बिल्कुल, आप पुरुष और महिला में भेद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वह बराबर सामर्थ्य नहीं रखती। वह पुरुष और महिला बराबर सामर्थ्य रखती है। बिल्कुल सही कह रहा है, और उनको समान नौकरी का अवसर देना चाहिए। फिर चलते हैं दूसरी बात पे। दूसरा तर्क क्या कह रहा है? नहीं, महिलाओं की ये से नहीं है यहाँ, महिलाओं की और है, और महिलाओं की और भी घरेलू जिम्मेदारियां होती है। यानी वो कह रहा है कि महिलाओं की और भी कई सारी घरेलू जिम्मेदारियां होती है। क्या भाई पुरुष की नहीं होती? क्या पुरुष की घरेलू जिम्मेदारियां नहीं होती क्या? हाँ ठीक है, एक रीति रिवाज है जिसके तहत महिलाएं खाना पीना वगैरह, झाड़ू पोछा, घर का काम करती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इनकी घरेलू जिम्मेदारियां, ये पुरुष भी काम कर सकता है, लेकिन वर्तमान टाइम में महिलाएं कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है।
और ये एक रीति रिवाज है जो चलता आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो रीति रिवाज चलता आ रहा हो वो हमेशा सही हो, उसमें कुरीतियां भी हो सकती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि केवल उनकी घरेलू जिम्मेदारियां होती है, पुरुषों की भी घरेलू जिम्मेदारियां होती है। तो यह तर्क क्या हो जाएगा, अमान्य होगा, इतना मजबूत तर्क नहीं है। तो केवल पहला तर्क संगत होगा। और अगले सवाल पे चलते हैं। 13वां सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। आप कथन और तर्क पढ़कर एक बार आंसर निकालने की कोशिश करना। देखिए, कथन कहा गया, क्या भारत के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के नजदीकी रिश्तेदार, यानी जितने भी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, अब रिटायरमेंट के टाइम क्या करें, कर्मचारियों के जो नजदीकी रिश्तेदार है उनको सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए। आप तो हंगामा कर लोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इनके तर्क क्या है। हाँ, दे देनी चाहिए। क्यों भाई, उस रिश्तेदार को इस प्रकार की, यहां की कर दो, इस प्रकार की दूसरी नौकरी कहां मिलेगी। अरे भाई ठेका ले रखा है क्या, फिर बाकी वाले कहां जाएंगे, जितने रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके रिश्तेदार लिए जाएंगे। तो फिर ये कोई तर्क मजबूत है क्या? जी नहीं, ये तर्क बिल्कुल गलत दे रहा है, वो सही तर्क नहीं है, ठोस तर्क नहीं है। फिर दूसरे तर्क को चेक करते, नहीं, इस प्रकार तो योग्य व जरूरतमंद युवा, जैसे आप हो, आपके जैसे जो योग्य और जरूरतमंद जो युवा है उनको सरकारी नौकरी के लिए, उनके लिए दरवाजे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है वो। तो ये तर्क आपको मजबूत लग रहा है, आपका भी शायद यही तर्क था। तो फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, कथन पढ़िए, क्या शैक्षणिक संस्थाओं में विलंब से यानी देरी से आने की जो प्रवृत्ति है उसको रोक देना चाहिए। यानी जैसे आप स्कूल ले लो या कॉलेज ले लो, जो भी स्कूल के अंदर जो लेट आते विलंब से, टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे किसी भी व्यक्ति को ले लो, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां विलंब से आने वाली जो प्रवृत्ति है उनको रोक देनी चाहिए। अब तर्क देखिए उनके, पहला तर्क कह रहा है कि नहीं, रोकना नहीं चाहिए, जो लेट आ रहा है उसको आने दो। क्यों? जब तक कार्य पर इसका कोई असर नहीं पड़े। यानी किसी टीचर की जैसे 11 बजे क्लास है और कॉलेज का टाइम है या स्कूल का टाइम है सुबह 9 बजे, तो वो सीधा 11 बजे ही आए, क्योंकि वो तो क्लास ले लेगा, लेकिन और भी कई काम होते हैं। तो या फिर स्टूडेंट को ये नहीं कह सकते कि इसका कार्य पर असर नहीं पड़े। यानी जैसे प्रार्थना का टाइम है स्कूल का, तो उसके अंदर वो आए नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई का काम होता है स्टूडेंट का, और वो टाइम पे आके पहली क्लास में बैठ जाए। तो ये नहीं कह सकते। एक स्कूल या एक शैक्षणिक संस्थाएं जो होती है उनका एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। तो ये हो सकता है कुछ स्तर तक ठीक हो, लेकिन ये मजबूत तर्क नहीं है। वो क्या कह रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी जो देरी से आए उनको देरी से आने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक कार्य पर इसका कोई असर नहीं पड़े। ये कोई मजबूत तर्क नहीं दे रहा। फिर अगला देखिए, हाँ, कुछ अनुशासन, मक्खी बैठ जाती बार बार, हाँ, कुछ अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। बिल्कुल सही कह रहा है। जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें अनुशासन बनाए रखना बिल्कुल जरूरी है। और ये कथन क्या है, मजबूत है। ये कथन मजबूत है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो पहला कथन जो था वो तर्क, पहला तर्क आपके इतना मजबूत नहीं था, इतनी उसमें अच्छी बात नहीं थी। उसने कहा ठीक है, ये बंद नहीं करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए जब तक कार्य पर इसका कोई असर नहीं पड़े। और दूसरी बात कह रहा, हाँ, कुछ अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। जो शैक्षणिक संस्थाएं जितनी भी है उसमें अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और केवल सेकंड जो तर्क है वह मजबूत है और मान्य होगा। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कथन, उद्योगों में ऊंचाई पर, उद्योगों में ऊंचाई पर चिमनी स्थापित की जानी चाहिए। यानी कई बड़े बड़े उद्योग है उसमें चिमनियां लगाई जाती है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े उद्योग है, फैक्ट्रियां वगैरह, उसमें चिमनी लगाई जाती है। अब ये क्या कह रहा है,
ऊंचाई पर यानी हाइट पर होनी चाहिए चिमनी। जैसे ये चिमनी लगा रहे हैं तो ये पूरी अधिक हाइट पर होनी चाहिए, वो यूं कह रहा। अब देखिए इसका तर्क क्या दिया गया। हाँ, यह जमीनी स्तर पर प्रदूषण, या प्रदूषण कर दो, जमीनी स्तर पर प्रदूषण को कम करता है। ध्यान से सुनिए। हाँ, यानी उद्योगों में जो ऊंचाई पर चिमनी है वो ऊंचाई पर स्थापित करनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि यह जमीनी स्तर पर, जो नीचे जमीनी स्तर पर जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम कर देगा। बिल्कुल सही कह रहा है, यानी जमीनी स्तर पर जो वातावरण है वो कम प्रदूषित होगा। बिल्कुल सही कह रहा है, सही तरह के। दूसरा, नहीं, ऐसा ऊंचाई पर नहीं बनानी चाहिए। क्यों भाई, क्या हो जाएगा उससे, उससे क्या होगा, यह ऊपरी वातावरण में प्रदूषण को बढ़ाता है। ये भी सही कह रहा है भाई, यहां नहीं, आप हाइट पे अगर चिमनी लगाओगे वहां क्या वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। अब वो वातावरण क्या अपन को नहीं चाहिए, नुकसान तो अपन को उतना ही होगा जितना अभी हो रहा है। यहां पर हाइट पर लगाएंगे चाहे नहीं लगाएंगे नुकसान तो होगा। और ये तर्क भी मजबूत तर्क है। अब ये दोनों तर्क है, अब दोनों में से दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या, जी नहीं, दोनों में से एक होगा। तो आइदर और वाली जो कंडीशन बनती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है। आइदर और वाले आप देखते होंगे किताबों के अंदर मुश्किल से आइदर और की कंडीशन वाले सवाल मिलते होंगे, तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपके आइदर और वाला, या तो पहला तर्क या दूसरा तर्क सही। यानी दोनों एक साथ आप सही नहीं कह सकते। आप इसको सही कहोगे तो ये भाई कैसे हो जाएगा, या तो ऊपरी हाइट पर लगेगी चिमनी या जमीनी स्तर पर लगेगी। तो दोनों में से एक बात आप कह सकते हो। इसका मतलब आइदर और की कंडीशन का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर भी अगर किसी को, आपको किसी सवाल में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। क्या राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? आपका तो सीधा उत्तर होगा नहीं। देखिए, निजी विचार, मैंने पहले भी कहा था आपको, निजी विचार नहीं चाहिए मुझे ओवरऑल पूरा सामाजिक तरफ से आपको सोचते हुए, आपको फिर आप यूं समझ लो आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज हो, आपको इस प्रकार उस तर्क को सोचते हुए आंसर देना है, उस तर्क को सही या गलत बताना है। देखिए कथन क्या कहा गया, क्या राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, यानी राजनीतिक दल जितने भी है उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हाँ, राजनेताओं को सबक सिखाना आवश्यक है। क्या बोलोगे, सही है? यानी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, वो कह रहा है हाँ लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनेताओं को सबक सिखाना आवश्यक है। अरे भाई, उन्होंने किया क्या, यहाँ कोई स्पष्ट है क्या? कह रहे कि राजनेताओं ने कोई गलती वगैरह की, काय का सबक सिखाओगे? तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं है भाई। क्यों सबक, हाँ हो सकता है 2-4% कोई राजनेता ऐसा होंगे, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि उनको अपन सबक सिखाएंगे। किस बात का सिखाओगे, क्यों सिखाओगे, उन्होंने क्या गलती करी है? तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं है। फिर अगला, नहीं, यह लोकतंत्र को अंत की ओर ले जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है वो। अगर राजनीतिक दलों पर आपने प्रतिबंध लगा दिया तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र को अंत की ओर ले जाए, बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। तो इस प्रकार इन दलों पर अपन प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये इसने एक बहुत ही मजबूत तर्क दिया। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। कथन कह रहा है, क्या लिपिकीय संवर्ग, यानी जितने भी लिपिक वगैरह है, सरकारी कर्मचारी है, संवर्ग के कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। यानी लिपिकीय संवर्ग के जितने भी कर्मचारी है उनका ट्रांसफर होता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब वो कह रहा है ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, फर्क पड़ते हैं। पहला कह रहा है नहीं होना चाहिए ट्रांसफर। क्यों भाई? कर्मचारियों का स्थानांतरण एक प्रशासनिक मामला है,
हाँ ठीक बात है, प्रशासनिक मामला मान लेते हम प्रशासनिक मामला, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें इसे जारी रखना चाहिए। अरे भाई ये तो बता क्यों रखना चाहिए जारी, वो रीजन नहीं बता रहा आपको, स्पष्ट लाभ या हानि नहीं बता रहा, इसका मतलब ये तर्क मजबूत नहीं है। वापस पढ़िए, उसने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि कर्मचारियों का स्थानांतरण एक प्रशासनिक मामला है। हाँ हम मानते हैं प्रशासनिक मामला है, तो उससे होगा क्या, इसे हमें जारी रखना चाहिए। अरे भाई यही तो हम पूछ रहे, क्यों रखना चाहिए जारी, ये कोई कारण स्पष्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तर्क मजबूत नहीं है। फिर अगले तर्क पे चलते हैं, दूसरा नंबर, हाँ इससे सरकार का अनावश्यक व्यय बढ़ जाता है। अरे भाई ट्रांसफर करने से अनावश्यक व्यय कौन सा बढ़ जाएगा, ये भी कोई मजबूत तर्क नहीं बता। इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा। अरे भाई आपने हाँ बोल दिया तभी हम समझ गए थे आप नुकसान ज्यादा कहोगे, लेकिन नुकसान ज्यादा है क्या वो तो बताओ, इससे स्पष्ट नहीं कर रहा वो। इसका मतलब न तो पहला निष्कर्ष और न ही दूसरा निष्कर्ष मजबूत है या मान्य है, तो ये दोनों निष्कर्ष ही गलत साबित हो गए। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने सवाल, और इसको अच्छे से पढ़ते हुए मैं आपका इंतजार करूंगा, आप इसका सही आंसर दोगे, मैं आपका इंतजार कर लेता हूं 10 सेकेंड। कथन है, क्या भारत में अस्पृश्यता पर, यानी अस्पृश्यता छुआछूत जो हो रही है उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब देखिए तर्क, पहला तर्क, नहीं, पुरुषवादी लोग समाज के जीवन स्तर को खराब करते हैं, यानी पुरुषवादी जो लोग हैं वो समाज के जीवन स्तर को खराब करते हैं, ये उसने पहला तर्क दिया। अब ये आंसर आपको निकालना है, पहले आप इसको अच्छे से आंसर निकाल लीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा तर्क क्या है, हाँ यानी छुआछूत अस्पृश्यता इनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। वो कह रहा है हाँ, क्यों भाई, क्यों इसको प्रतिबंधित करना चाहिए, तो उसका तर्क देखिए। वो कह रहा है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, सभी को समानता का अधिकार है। आपने पढ़ा होगा संविधान के अंदर समानता का अधिकार है, तो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का जो इसके अनुसार जो भेदभाव होता है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान आपको क्या कहता है, समानता का अधिकार, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब आपका आंसर निकल गया होगा, अब मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है नहीं, पुरुषवादी लोग समाज के जीवन स्तर को खराब करते। अरे भाई कौन से पुरुषवादी लोग समाज के जीवन स्तर को खराब करेंगे, भाई आप अस्पृश्यता जो एक कुरीति है आप उसी को तो बंद कर रहे हो, इसका मतलब ये कोई मजबूत तर्क नहीं है। दूसरी बात क्या कह रहा है, हाँ भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का ये संविधान कहता है क्या, कि समानता का अधिकार, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो दूसरा तर्क है ये आपके मजबूत तर्क है। तो इस प्रकार आपने ये कुछ कथन एवं तर्क टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी ली, कुछ आपने प्रश्नोत्तरी करी, और भी आपके पास कई सवाल हो उनको मिलाते रहना, करते रहना। और अगर आपको कहीं दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।